क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम पागल हो क्या? जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तभी लियोन लुयान ने मुझसे शादी की थी। उस वक्त हर कोई यही कहता था कि उसने मुझसे सिर्फ अपने भाई से बदला लेने के लिए शादी की है। लेकिन फिर एक दिन उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और जाते जाते वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गई। साथ ही एक वॉइस रिकॉर्डर भी छोड़ गई। मैंने धीरे से रिकॉर्डर चालू किया और उसमें उसकी वही नरम, मीठी और दिल को छू लेने वाली आवाज गूंजने लगी। पूरे 10 साल बाद मुझे पहली बार समझ आया कि उसके बर्फ जैसे ठंडे व्यवहार के पीछे कितना गहरा और सच्चा प्यार छिपा था। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बस कभी कह नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से अतीत में लौट चुका था। मेरे सामने यांग मू मेरा हाथ पकड़े खड़ा था और बोला, यांग दे, क्या तुम अपने भाई की जगह जेल जाने के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनते ही मेरी पुरानी यादें बिजली की तरह दिमाग में दौड़ गई। 16 साल की उम्र तक मैं परिवार का इकलौता और असली यंग मास्टर माना जाता था। मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी बहन मुझे सिर आंखों पर रखती थी और मेरी जिंदगी बिना किसी चिंता के गुजर रही थी। लेकिन एक दिन ओन क्लान एक डीएनए रिपोर्ट लेकर घर आया और पता चला कि सालों पहले अस्पताल में नर्स ने गलती से हम दोनों बच्चों को बदल दिया था। असली बेटा वो था और मैं सिर्फ गलती से इस घर में पलने वाला नकली बेटा। मैंने खुद ही घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मेरे असली माता पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। इसलिए इस परिवार ने मुझे ऑफिशियली एडॉप्ट कर लिया। उसके बाद भी मम्मी पापा ने मेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। बहन भी पहले की तरह मेरा ख्याल रखती रही और ओन क्लान ने भी मुझे कभी नीचा महसूस नहीं होने दिया। मैं सच में उन सबका एहसानमंद था। लेकिन कुछ साल बाद शूटिंग के दौरान बैकस्टेज में ओन क्लान की एक एक्टर से बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि वो सीढ़ियों से गिर पड़ा और हमेशा के लिए विकलांग हो गया। उस जगह कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए किसी एक इंसान को जिम्मेदारी लेनी ही थी और वहां सिर्फ मैं मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से पूरी घटना देखी थी। तभी मेरी अडॉप्टिव मां रोती हुई मेरे पास आई और हाथ जोड़कर मुझसे विनती करने लगी कि मैं सारी गलती अपने ऊपर ले लूं और ओन क्लान को बचा लूं। उधर ओन क्लान भी मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया, खुद को थप्पड़ मारते हुए बार बार माफी मांगने लगा। आखिरकार मैंने हामी भर दी। मैंने अदालत में पूरा जुर्म अपने सिर ले लिया और जेल चला गया, जबकि ओन क्लान आजाद रहा। शुरू शुरू में मेरा पूरा परिवार मुझसे मिलने जेल आता था। कोई पछतावे में रोता था, कोई माफी मांगता था, लेकिन धीरे धीरे सबका आना बंद हो गया। आखिर में हालत यह हो गई कि महीनों तक कोई मेरा हाल पूछने भी नहीं आया। एक दिन जेल में एक कार्यक्रम हुआ जहां जेलर ने सभी कैदियों से पूछा कि रिहा होने के बाद उनका सपना क्या है। सबने बड़े बड़े सपने बताए, लेकिन मैंने बहुत देर सोचने के बाद सिर्फ इतना लिखा, जेल से बाहर निकलकर मैं बस एक बार अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता हूं। बाकी कैदी मेरी बात सुनकर हंसने लगे कि इतना छोटा सपना भी कोई सपना होता है क्या। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। आखिरकार मेरी रिहाई का दिन भी आ गया, लेकिन मुझे लेने कोई नहीं आया। सिर्फ परिवार का असिस्टेंट आया, जिसने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा और जाते जाते पैसों से भरा एक बैग मेरे हाथ में थमा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझ गया था। मम्मी पापा अब मुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहते थे। इस परिवार ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मैंने वो पैसे लेने से मना कर दिया। ये कोई घमंड नहीं था, बस मैं उनके ऊपर अपना आखिरी एहसान भी खत्म करना चाहता था। उन्होंने मुझे 20 साल पाला था और मैंने उनके बेटे की जगह 5 साल जेल काट ली थी। अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका था। उसके बाद मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और नौकरी ढूंढने के लिए हर जगह भटकने लगा। बड़ी मुश्किल से एक जगह काम मिला, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद मुझे वहां से भी निकाल दिया गया। जब मैंने वजह पूछी तो सिर्फ इतना जवाब मिला, तुमने ऐसे लोगों को नाराज कर दिया है जिनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी। मैं वही खड़ा रह गया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उन लोगों के अलावा और कौन हो सकता था। मेरा वही पुराना परिवार। उस दिन मैं अपना बैग लेकर सड़क पर अकेला चल रहा था। तेज हवा धूल उड़ाकर मेरे चेहरे पर मार रही थी। तभी शहर के सेंट्रल स्क्वायर से गुजरते वक्त मेरी नजर वहां लगे बड़े लेड स्क्रीन पर पड़ी। उस पर ओन क्लान का नया प्रमोशनल वीडियो चल रहा था। वो स्टेज पर खड़ा पहले से भी ज्यादा हैंडसम, शानदार और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिख रहा था। तभी कैमरा ऑडियंस की तरफ घुमा और मैंने अपने अडॉप्टिव मम्मी पापा को देखा। दोनों उसे आंसुओं भरी आंखों से ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनकी दुनिया का सबसे अनमोल खजाना हो। उनकी आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार था। वो नजारा देखते ही मुझे जेल में बिताया अपना पहला दिन याद आ गया।
तब मेरी अडॉप्टिव माँ मुझसे मिलने आई थी। मुझे उस हालत में देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी और मेरा हाथ पकड़कर बोली थी, बेटा, जेल से बाहर आने के बाद मम्मी पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखेगी। मम्मी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़कर कहा था, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जेल में उससे मेरी आखिरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। तब उसके चेहरे पर सिर्फ हल्का सा अपराध बोध बचा था, प्यार नहीं। फिर उसने कहा, ओन क्लान की सगाई लियोन लुयान से होने वाली है। वो उससे बहुत प्यार करती है। जब तुम जेल से बाहर आओगे तो यहां से कहीं दूर चले जाना, ताकि लू परिवार को तुम्हारा अतीत याद ना आए। लियोन लुयान, लू परिवार की सबसे मशहूर बेटी। जेल में टीवी देखने को मिल जाता था, इसलिए कभी कभी उसकी खबरें भी सुन लेता था। पूरे शहर में ओन क्लान और लियोन लुयान की लव स्टोरी के चर्चे होते थे। लोग कहते थे कि लियोन लुयान पहले हाई सोसाइटी की बिंदास लड़की थी, लेकिन ओन क्लान से प्यार होने के बाद उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। जिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वो नफरत करती थी, उसी में कदम रखा, खुद उसके अवार्ड्स प्रेजेंट किए, उसके लिए रास्ते खोले, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स दिलाए और रिसोर्सेज भी। कुछ ही सालों में ओन क्लान करियर और लव दोनों में सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। और इधर मैं, न परिवार बचा था, न करियर, न कोई अपना और न ही कोई ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार करता हो। जहां तक बाद में लियोन लुयान के मुझसे शादी करने की बात है, वो सब एक अजीब इत्तेफाक से शुरू हुआ। नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं अपने पुराने शहर लौट आया और एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगा। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन पेट पालने के लिए करना ही पड़ता था। पता नहीं लियोन लुयान को मेरे बारे में कैसे पता चला। जिस दिन वो मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंची, उस समय मैं एक ग्राहक को बियर सर्व कर रहा था। वो आदमी बुरी तरह नशे में था और हमारी मालकिन के साथ बदतमीजी कर रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बस फिर क्या था, वो आग बबूला हो गया। उसने मुझे जोर से लात मारी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। बियर और खाना मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। मैं पहले ही घायल था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो मुझे फिर से मारने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे रोक दिया। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने लियोन लुयान खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी क्रूरता थी कि सामने वाला वही कांप गया। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में गर्मजोशी बिल्कुल नहीं थी। फिर उसने कहा, यांग दे, तुम अपनी जिंदगी में यहां तक गिर चुके हो। मैं चुपचाप खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से खाना झाड़ा और सिर हिलाकर वहां से निकलने लगा। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, यांग दे, तुम्हें इस हालत में देखकर एक बात पूछनी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं हैरान रह गया। तुम पागल हो गई हो क्या? उसने बिना पलक झपकाए मेरी आंखों में देखा और बोली, सच बताऊं, तुम्हारे भाई ने अभी अभी मुझे छोड़ दिया है। मेरा मूड बहुत खराब है और तुम्हें भी तुम्हारे परिवार ने छोड़ दिया है। इस हिसाब से हम दोनों एक ही नाव में बैठे हैं। वैसे भी तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है? मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। फिर डर किस बात का? मैं काफी देर तक सोचता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा तो वो भी चुपचाप खड़ी रही। ठंडी हवा चल रही थी और मैं हल्का हल्का कांपने लगा। उसने बिना कुछ बोले अपना महंगा ट्रेंच कोट उतारकर मेरे कंधों पर डाल दिया। उस कोट में उसकी हल्की सी खुशबू बसी हुई थी। आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद जैसे ही हमारी शादी की खबर फैली, पूरे शहर में हंगामा मच गया। हर कोई यही कह रहा था कि लियोन लुयान ने सिर्फ ओन क्लान को जलाने के लिए मुझसे शादी की है। शादी के दिन उसने सबके सामने सिर्फ इतना कहा, मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूं। तभी मैंने भीड़ में ओन क्लान को देखा। उसकी आंखें लाल थी और वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपना आपा खोकर वहां से चला गया। मैंने सामने खड़ी लियोन लुयान की तरफ देखा। वो बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी। उसने एक बार भी ओन क्लान की तरफ मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसने उससे कभी प्यार ही न किया हो। शादी के बाद लियोन लुयान मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। उसने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया ताकि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे ही क्यों चुना? वो हंसते हुए बोली, इतना हैंडसम आदमी घर पर अकेला छोड़ दूं? अगर कोई चुरा ले गया तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या? लेकिन सच कहूं तो मेरे अंदर उससे बहस करने की ताकत ही नहीं बची थी। जेल के 5 सालों ने मेरा शरीर पूरी तरह तोड़ दिया था। मामूली सा बुखार भी मुझे बिस्तर पर गिरा देता था। तब लियोन लुयान ने देश के सबसे मशहूर डॉक्टरों को बुलाया और मेरा इलाज करवाया। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल के बेड पर था, उसने मेरा हाथ पकड़कर बहुत गंभीर आवाज में कहा, यांग दे, मैंने तुम्हें अपने पास रखा है,
इसलिए तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। तुम मुझसे पहले मरने की इजाजत नहीं रखते। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। उसकी बातें बिल्कुल बच्चों जैसी थी। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में हल्की सी नमी देखी तो आखिरकार मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो इतना उदास क्यों रहती थी, लेकिन मैंने सीख लिया था कि हर सवाल पूछना जरूरी नहीं होता। मैं बस उसके साथ बूढ़ा होना चाहता था। लेकिन आखिर में अपना वादा मैंने नहीं, उसने तोड़ा। एक सुबह अस्पताल से फोन आया। मिस्टर यांग, मिस लियोन लुयान का आज सुबह 4 पर कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। हमें अफसोस है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो उसके माता पिता पहले से ही रो रहे थे। उसकी अंतिम विदाई मैंने अपने हाथों से करवाई। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक लोगों ने हमारे रिश्ते पर विश्वास नहीं किया था। सबको लगता था कि एक दिन हमारा रिश्ता टूट ही जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद उसके माता पिता टूटे हुए दिल के साथ वहां से चले गए। 1 हफ्ते बाद उसके वकील ने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और जाते जाते उसका एक पुराना फाउंटेन पेन मेरे हाथ में रख दिया। उसने कहा, यह मिस लियोन लुयान की आखिरी चीज है। इसे ठीक करवा दिया गया है। शायद अब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको होगी। जब मैंने उसकी विल खोली तो पता चला कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, शेयर्स और दौलत मेरे नाम कर दी थी। उसी के साथ एक वॉइस रिकॉर्डर भी था। मैंने उसे चालू किया और उसकी मीठी आवाज फिर से मेरे कानों में गूंज उठी। मैंने तुम्हें ये सब किसी एहसान या दया की वजह से नहीं दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सब शुरू से तुम्हारा ही था। मैं वही जड़ हो गया। फिर उसकी आवाज आती रही, यांग दे, जब हम स्कूल में थे तुम सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। टीचर्स तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरे मेंटोर हर बार तुम्हारी तारीफ करके मुझे डांटते थे और कहते थे कि तुमसे सीखो। उस समय मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन जितनी नफरत करती थी उतना ही तुम्हें देखना भी चाहती थी। शायद उसी वक्त मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बाद में तुम सबकी नजरों में परफेक्ट स्टूडेंट बन गए और मैं बस दूर से तुम्हें देखती रही। उसकी आवाज कुछ पल के लिए रुक गई, फिर वो हल्के से हंसी। असल में मैंने सबको धोखा दिया, तुम्हें भी। मेरा एक्टिंग बहुत अच्छा था ना? याद है जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा था? उस समय तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन कितना प्यारा था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रिकॉर्डर में उसकी आखिरी बातें चल रही थी। ओन क्लान के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक बहाना था। मैं उसके करीब इसलिए गई थी ताकि तुम्हारे जेल जाने की सच्चाई पता कर सकूं, लेकिन उसने कभी सच नहीं बताया। आखिरकार मैंने खुद सारे सबूत ढूंढ निकाले। जिस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम बदला लेना चाहते हो, उसी दिन मुझे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। इसलिए मैंने भी वो राज हमेशा के लिए छिपा लिया। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मेरा दिल जैसे फटने लगा। फिर उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई, यांग दे, मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है। क्या तुम भी मुझे प्यार कर सकते हो? शायद इस जन्म में तुम्हारा जवाब कभी न सुन पाऊं, लेकिन अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें फिर ढूंढने आऊंगी। उस समय मुझे अपने दिल की बात जरूर कहना, ठीक है? रिकॉर्डर यही बंद हो गया। मेरी सारी दबाई हुई भावनाएं एक ही पल में टूट कर बाहर आ गई। मैं फूट फूट कर रोने लगा। आज जाकर मुझे समझ आया कि लियोन लुयान मुझे कितनी गहराई से प्यार करती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खाली घर में कुछ दिन पहले उसके लाए हुए फूल अब भी मेज पर रखे थे। मुझे हमेशा से लिलीज पसंद थी, इसलिए वो खुद उन्हें चुनकर लाती थी और मुस्कुराकर कहती थी, यांग दे, ये सारे फूल मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए चुने हैं। अब से हमारे घर के सारे फूल मैं ही बदलूंगी। देखना, हमारा घर हमेशा इतना ही खूबसूरत रहेगा। उस वक्त उसकी आंखों में चमकते सितारों जैसी रोशनी देखकर मैं कभी उसे मना नहीं कर पाता था, लेकिन आखिर में वादा उसी ने तोड़ा। वो मुझे अकेला छोड़कर सबसे पहले चली गई और अपने साथ मेरी जिंदगी की आखिरी रोशनी भी ले गई। खिड़की के बड़े शीशे से छनकर चांदनी मेरे ऊपर पड़ रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, लेकिन महसूस सिर्फ ठंडक हुई। 1 हफ्ते बाद मैं मास्टर चेन के पास गया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, यांग दे, क्या तुमने कभी लियोन लुयान से प्यार किया था? मैं काफी देर तक छत की तरफ देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। प्यार? मैं तो उसे हमेशा से प्यार करता था। इतना कहते ही मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से अतीत में लौट चुका था। मेरी अडॉप्टिव माँ मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार मुझसे विनती कर रही थी, यांग दे, प्लीज अपने भाई को बचा लो। वो अभी बहुत छोटा है, वो जेल कैसे जाएगा? उसे पता है उससे गलती हुई है, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर वो जेल चला गया तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
उधर ओन क्लान जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था, जबकि उसके पापा उसे गले लगाकर दिलासा दे रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरी मां ने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया और बोली, यांग दे, अपने भाई की जगह जेल चले जाओ प्लीज। वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। उस वक्त वहां सिर्फ तुम और ओन क्लान मौजूद थे। तुम बस पुलिस के सामने ये मान लेना कि गलती से उस एक्टर को तुमने धक्का दिया था। किसी को सच का पता नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो। जब तक तुम जेल में रहोगे, मम्मी तुम्हारे लिए सब इंतजाम करेगी। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बाहर आने के बाद हमारा परिवार पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखेगा। उनकी बातें सुनकर मुझे पिछले जन्म की सारी यादें एक साथ याद आ गई। यही वादा उन्होंने तब भी किया था, लेकिन वो वादा सिर्फ 1 साल ही चला था। उसके बाद सब बदल गया था। मैंने धीरे से अपना हाथ उनकी पकड़ से छुड़ाया और शांत आवाज में कहा, नहीं। मेरी इस एक बात से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पिछले जन्म में जेल के अंदर मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। मेरी शक्ल सूरत की वजह से कई कैदी मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे परेशान करते थे और तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। मैं हर दिन टूटता जा रहा था। उन 5 सालों में सिर्फ मेरी बहन ही कभी कभी मुझसे मिलने आती थी। फिर एक दिन जेल का जहरीला खाना खाने की वजह से मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां मां मुझसे मिलने आई थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता नहीं, सिर्फ अधीरता थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा था, आखिर जेल है, कोई छुट्टियां मनाने की जगह नहीं। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही। यांग दे, हर बात की शिकायत मत किया करो। ओन क्लान जल्द ही विदेश बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। उसके बाद शायद मेरे पास तुमसे मिलने का समय भी न हो। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया था कि उनके सारे वादे सिर्फ शब्द थे। इसलिए इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं करने वाला था। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए पूरी गंभीरता से कहा, मां, आपने मुझे 20 साल पाला, इसके लिए मैं हमेशा आपका एहसान मानूंगा। लेकिन उस एहसान को चुकाने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूं तो ठीक है, लेकिन इस बार मैं किसी और का जुर्म अपने सिर नहीं लूंगा। मेरी बात सुनते ही पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाकर बोले, 20 साल तक हमारे घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं ली, और अब वक्त आया थोड़ा सा बदला चुकाने का तो पीछे हट रहे हो। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं डरा। जब उन्होंने देखा कि प्यार से भी मैं नहीं मान रहा और धमकी से भी नहीं, तो उन्हें डर लगा कि कहीं मैं भाग न जाऊं। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरा फोन भी छीन लिया। सिर्फ मेरी बहन पूरे समय चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे पास एक दूसरा मोबाइल भी था। मैंने उसे निकाला और इंटरनेट खोला। खबरों में सबसे ऊपर फ्लैश न्यूज चल रही थी। जिस एक्टर को धक्का दिया गया था, उसकी हालत गंभीर थी और पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी थी। न्यूज में सिर्फ एक धुंधली सी पैपराजी फोटो थी और इतना लिखा था कि घटना के समय ओन क्लान और यांग दे दोनों कुछ समय तक उस एक्टर के साथ मौजूद थे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि पुलिस किसी भी वक्त यहां पहुंच सकती है। मैंने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। अनजाने में मेरी उंगलियां लियोन लुयान के नंबर पर जाकर रुक गई। काफी देर तक मैं उस नंबर को देखता रहा। मेरा मन कर रहा था उसे कॉल करूं, लेकिन फिर मैंने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था। डर इस बात का कि शायद दूसरी तरफ वो लियोन लुयान न हो जिसे मैं जानता था, और उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना न हो और आग खुलते ही मैं उसे फिर हमेशा के लिए खो दूं। मैंने धीरे से पर्दा हटाया। सुबह की धूप कमरे में फैल गई। नीचे पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थी। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी और मेरे अडॉप्टिव पापा का चेहरा पहले से भी ज्यादा सख्त लग रहा था। पिछले जन्म में मैंने लियोन लुयान से मदद नहीं मांगी थी और फिर भी उसने आखिर में मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन इस जन्म में मैं खुद अपनी जिंदगी बचाऊंगा। मैं शांत चेहरे के साथ नीचे उतर गया। पुलिस ने सबसे पहले मेरी मां से पूछा, घटना के समय आप कहां थी? मैं चुपचाप सब देखता रहा और उनकी घबराई हुई निगाहों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पिछले जन्म में केस इसलिए बंद हो गया था क्योंकि मैंने खुद अपना जुर्म कबूल किया था और यहां तक कि अपने बेगुनाह होने के सबूत भी खुद मिटा दिए थे। लेकिन इस बार मैं इतना मूर्ख नहीं बनने वाला था। पिछले जन्म में मैंने इस परिवार का 20 साल का एहसान अपनी पूरी जिंदगी देकर चुका दिया था। अब मेरे ऊपर उनका कोई कर्ज नहीं बचा था। मेरी शांति के मुकाबले ओन क्लान का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी तो वो हिस्टेरिकल होकर चिल्लाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, पापा मुझे बचाइए। पापा ने तुरंत उसे दिलासा दिया, डर मत बेटा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी मेरी बहन धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने गहरी आवाज में कहा, यांग दे,
इस परिवार को अब तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं है। यहां से चले जाओ। ये सब मेरी गलती है। मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम भी मेरे छोटे भाई हो। पिछले जन्म में भी उसने यही बात कही थी। तब भी उसने मुझे किसी और का जुर्म अपने सिर लेने से रोका था। मैंने उससे पूछा था, क्यों? तब उसने बहुत प्यार और दुख भरी आंखों से मेरी तरफ देखकर कहा था, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भी उतनी ही कीमती है। पिछले जन्म में मैंने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं उसकी सलाह जरूर मानूंगा। मुझे डर था कि अब वो भी मुझसे नफरत करने लगेगी। अगर मैं वहीं रुकता तो सिर्फ और ज्यादा दुख मिलता। मैंने बहन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, अपना ख्याल रखना। उसने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यांग दे, इस बार अपनी जिंदगी अपने लिए जीना। मैंने अपना सामान उठाया और उस घर से हमेशा के लिए निकल गया। सड़क पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। हवा चल रही थी और पत्ते मेरे सामने उड़ते जा रहे थे। तभी गर्म धूप मेरे ऊपर आकर पड़ी। उसी पल मेरे सामने एक परिचित परछाई आकर रुकी। यांग दे, तुम कहां जा रहे हो? मेरी सांसें जैसे थम गई। सामने सचमुच लियोन लुयान खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा जवान थी। उसे देखते ही पिछले जन्म की सारी यादें एक एक करके मेरे दिमाग में दौड़ने लगी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसने मेरी आंखों में आंसू देखे तो हैरान होकर बोली, इतने बड़े लड़के होकर रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्यों रो रहा हूं। मुझे तो खुश होना चाहिए था। आखिर इतने सालों बाद मैं उसे दोबारा देख रहा था, लेकिन पिछले जन्म की सारी दबाई हुई भावनाएं अब आंसू बनकर बाहर निकल रही थी। मैं जितना खुद को रोकता उतना ही ज्यादा रोने लगता। उसने मेरी नजर मेरे सूटकेस पर डाली और कुछ सेकंड चुप रहने के बाद पूछा, यांग दे, क्या तुम घर छोड़कर आ गए हो? मैंने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, हाँ, घर से भाग आया हूं। कुछ दिन अपने घर में रख लोगी? उसने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारी हिम्मत है आने की तो मेरी भी हिम्मत है तुम्हें रखने की। बस फिर मैं उसके साथ उसके अपार्टमेंट चला गया। वही शांत, ठंडी और सलीकेदार जगह, बिल्कुल उसकी तरह। पिछले जन्म में उसकी मौत के बाद मैं कुछ समय यही रहा था, इसलिए इस घर का हर कोना मुझे याद था। अंदर जाते ही मैं सीधा सबसे अंदर वाले बाथरूम में चला गया। आईने में खुद को देखा तो आंखें लाल थी और चेहरा पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। मैंने धीरे से लंबी सांस ली। मैंने तो तय किया था कि इस बार उसके सामने मजबूत बनकर खड़ा रहूंगा, लेकिन हर बार उसे देखते ही मेरी सारी हिम्मत टूट जाती थी। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो वो दीवार से टिककर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने धीरे से पूछा, आखिर हुआ क्या है? मैंने बिना कुछ छिपाए उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। उसके सामने मैं कभी झूठ नहीं बोल पाता था। सब सुनने के बाद वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मतलब तुम्हारा परिवार चाहता था कि तुम अपने भाई की जगह जेल चले जाओ? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। उसने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोली, यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। फैन युअन अभी भी गंभीर हालत में है। जब तक उसे होश नहीं आता कोई फैसला नहीं होगा। फिलहाल पुलिस ओन क्लान को मुख्य आरोपी मान रही है, लेकिन तुम्हारे ऊपर से भी शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसकी आवाज जितनी आगे बढ़ रही थी, उसका चेहरा उतना ही सख्त होता जा रहा था। तभी मैंने अचानक बात काट दी, लुयान, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दोगी? उसने मेरी आंखों में देखा, फिर बेबस होकर हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, अभी बनाती हूं, बस 1 मिनट रुको। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। पिछले जन्म में जेल की वजह से मेरा पेट हमेशा खराब रहता था। तब लियोन लुयान ने मेरे लिए खास मेडिसिनल कुकिंग सीखी थी और रोज अपने हाथों से खाना बनाती थी। उसकी कुकिंग कमाल की हो गई थी, लेकिन इस समय सामने खड़ी ये जवान लियोन लुयान पहली बार मेरे लिए खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरे सामने नूडल्स का एक बॉल लेकर आई। मैं उसे देखकर अचानक चुप हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ, एक अमीर और बड़े परिवार में पली बढ़ी लड़की, जिसके लिए हमेशा नौकर खाना बनाते रहे, उसे शुरुआत में खाना बनाना आता ही कैसे होगा? पिछले जन्म में उसने ये सब सिर्फ मेरे लिए सीखा था। मैंने चॉपस्टिक्स उठाकर एक निवाला खाया। वो सामने बैठी बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें छोटी छोटी चमकती सितारों जैसी लग रही थी, बिल्कुल उसी मुस्कान की तरह जो पिछले जन्म में मुझे देखकर खिल उठती थी। मैंने सिर झुका लिया, अपने आंसुओं को रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा नमकीन हो गया है। मेरी बात सुनते ही उसने बिना कुछ बोले पूरा बॉल उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। फिर खुद एक नूडल चखकर बोली, इतना भी खराब नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे और अच्छा बनाऊंगी।
मैं मुस्कुराया और धीरे से कहा, हाँ, भविष्य में तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरे भविष्य में सिर्फ तुम ही हो। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही। मुझे लगा वो चौंक जाएगी या पूछेगी कि मेरा मतलब क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके चेहरे की बनावटी बेफिक्री धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा सच्ची हो गई। उसकी आंखें हल्के से मुड़ गई और होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। मैं लगभग आधे महीने तक उसके घर में रहा। उन दिनों मेरी सबसे पसंदीदा चीज थी उसका शाम को घर लौटना। जैसे ही वो आती, सीधा किचन में चली जाती और खाना बनाने लगती। मैं चुपचाप किचन के दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहता। कभी कभी उसकी मदद भी कर देता। पीली गर्म रोशनी में उसने बालों का छोटा सा बन बनाया होता था। उसके चेहरे पर अभी भी बचपना था, लेकिन उसी मासूमियत में एक अलग ही खूबसूरती छिपी थी। मैं उसे रोज देखता और रोज उसकी कुकिंग पहले से बेहतर होती जाती। मैं मन ही मन सोचता था कि मेरा पुराना परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो किसी भी कीमत पर ओन क्लान को जेल नहीं जाने देंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतनी नीच हरकत करेंगे। उन्होंने फैन युअन के मैनेजर को पैसे देकर खरीद लिया और पूरी कहानी पलट दी। अब मीडिया के सामने मुझे असली अपराधी बताया जाने लगा। टीवी पर बार बार इंटरव्यू चल रहे थे। मेरी अडॉप्टिव मां कैमरे के सामने आंसू बहाते हुए कह रही थी, यांग दे हमारा असली बेटा नहीं है। सालों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली हो गई थी। हमने उसे इतने साल अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन उसने हमें बहुत निराश किया। फिर ओन क्लान कैमरे के सामने मासूम चेहरा बनाकर बोला, मम्मी, दुख मत करो, शायद भैया से गलती हो गई होगी। अगर उनकी जगह मुझे सजा मिल सकती तो मैं खुशी खुशी जेल चला जाता। बस वो हमेशा आपकी सेवा करते रहें, मेरे लिए वही काफी है। गलती जिसने की है, सजा भी उसी को मिलेगी। जो जुर्म तुमने किया ही नहीं, उसका बोझ तुम्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। तभी पूरे इंटरनेट पर मेरे खिलाफ नफरत की सुनामी आ गई। वो वीडियो वायरल हो गई। हर तरफ लोग मुझे लालची, एहसान फरामोश, कायर और धोखेबाज कहने लगे। किसी ने मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल ली। हर दिन मेरे अकाउंट पर हजारों गालियां, धमकियां और नफरत भरे मैसेजेस आने लगे। पूरा इंटरनेट मुझे खत्म कर देना चाहता था। इंटरनेट पर लोग बिना कुछ जाने मुझे हर जगह गालियां दे रहे थे। कोई मुझे टैग करके बुराबला कह रहा था, कोई मेरे अकाउंट पर आकर नफरत भरे मैसेजेस छोड़ रहा था। यहां तक कि मेरे पुराने क्लासमेट्स भी फोन करके मेरा हाल पूछने के बहाने ताने मारने लगे। बाहर पूरी दुनिया में मेरे खिलाफ तूफान मचा हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। चाहे मेरा पुराना परिवार कितना भी शोर मचा ले, जब तक पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करती, तब तक मैं कानून की नजर में बेगुनाह था। फिर मैं खुद सफाई देकर उनके जाल में क्यों फंसता। उसी दिन लियोन लुयान जल्दी जल्दी घर लौटी। जैसे ही अंदर आई, उसने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, यांग दे, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। उसकी बात सुनते ही मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। अचानक मुझे पिछले जन्म की एक घटना याद आ गई। तभी मेरे खिलाफ ऐसी ही एक ऑनलाइन हेट कैंपेन चली थी। असल वजह सिर्फ इतनी थी कि लियोन लुयान मुझसे बहुत प्यार करती थी और बहुत से लोग उससे जलते थे। किसी ने मेरे जेल जाने वाली बात मीडिया तक पहुंचा दी थी और देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर मेरी बुराई शुरू हो गई थी। हर कोई यही कह रहा था कि मैं लियोन लुयान के लायक नहीं हूं। उस समय भी लियोन लुयान ने मुझे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। वो चाहती थी कि हम दोनों साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सच सबके सामने रखें और जो लोग झूठ फैला रहे हैं उनके खिलाफ डेफेमेशन केस भी करें। लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बात ठुकरा दी थी। मुझे लगा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही जेल की सजा काट चुका था। मेरी अंतरात्मा साफ थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से लियोन लुयान का नाम भी इस विवाद में आए। लेकिन मेरी यही बात सुनकर वो बहुत नाराज हो गई थी। उसने ठंडी आवाज में मुझसे पूछा था, क्या तुम मुझे सच में अपनी पत्नी मानते हो? क्या मेरी कोई जगह है तुम्हारी जिंदगी में? उस समय मुझे लगा था कि वो बेवजह जिद कर रही है। मैं उसे समझ ही नहीं पाया। काफी देर की खामोशी के बाद उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा था, यांग दे, तुम इस दुनिया के सबसे सीधे इंसान हो, लेकिन मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई तुम्हारे बारे में एक भी गलत बात कहे। तब भी मैं चुप ही रहा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब वो वहां से जा रही थी, तब मैंने उसकी पीठ की तरफ देखा था। वो पहली बार मुझे इतनी अकेली लगी थी। उसी पल मुझे हल्का सा पछतावा हुआ था। मैंने सोचा था कि बाद में उसकी बात मान लूंगा। आखिर इतनी सी बात ही तो थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हमारी आखिरी बहस होगी। उसके मरने के बाद
मैं खुद से बार बार यही सवाल पूछता रहा। आखिर मैंने उस दिन उसका साथ क्यों नहीं दिया? मैंने कभी उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई? उसका हर पल मेरा ख्याल रखना, उसकी हर नजर में छिपा प्यार, क्या मुझे सच में कभी दिखाई नहीं दिया था? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं सब जानता था। मैं उसके प्यार को अच्छी तरह समझता था। लेकिन मैं इतना स्वार्थी था कि बस उसके प्यार को अपनी आदत बना लिया और कभी उसके बेचैन दिल को सुकून देने की कोशिश ही नहीं की। जब तक मुझे अपने प्यार का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया में सबसे दर्दनाक बात यही होती है कि जब आप किसी से प्यार करना समझें, तब तक वो हमेशा के लिए आपसे दूर जा चुका हो। इस बार दोबारा जिंदगी मिलना मेरे लिए भगवान का दिया हुआ दूसरा मौका था, अपनी सारी गलतियां सुधारने का मौका। मैं धीरे से आगे बढ़ा और लियोन लुयान को अपनी बाहों में भर लिया। उसके कान के पास झुककर मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी मदद स्वीकार करता हूं। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मेरे दिमाग में पिछले जन्म की सारी यादें घूम रही थी। वो वॉइस रिकॉर्डर, उसके प्यार का इजहार, उसकी आखिरी ख्वाहिश, सब कुछ। इस बार मेरी मुस्कान सिर्फ एक फॉर्मल स्माइल नहीं थी। उसमें अपनापन था, भरोसा था और वो एहसास था जिसे मैं पिछले जन्म में कभी कह नहीं पाया। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस बार मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब मैं उसे अकेले सारी कुर्बानियां नहीं देने दूंगा। लियोन लुयान ने बिना एक पल गवाए पूरे लू परिवार की ताकत लगा दी। उसने चुपचाप इस केस की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। शूटिंग वाले दिन का हर रिकॉर्ड, आसपास लगे हर सीसीटीवी कैमरा, सड़कें, दुकानें, पास की बिल्डिंग्स और उस दिन वहां मौजूद दूसरी फिल्म क्रूज के फुटेज तक निकलवाए गए। उधर मेरे पुराने परिवार ने जितने भी सीधे सबूत थे, उन्हें पहले ही मिटा दिया था। लेकिन वो एक बात भूल गए थे, इस दुनिया में हर निशान पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। कई दिनों तक हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद आखिरकार हमें आसपास की अलग अलग कैमरास और दूसरी शूटिंग टीम्स के फुटेज में कुछ धुंधली लेकिन बेहद अहम वीडियो क्लिप्स मिल ही गई। और यहीं से इस पूरे खेल का रुख बदलने वाला था। हालांकि वीडियो पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन उस दिन ओन क्लान ने जो अलग डिजाइन वाला कोट पहना था और उसके चमकीले बाल साफ पहचान में आ रहे थे। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी फैन युवन से जोरदार बहस हुई थी और धक्का मुक्की के दौरान उसी ने फैन युवन को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। इस बार मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा। भले ही वीडियो एचडी क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा देने के लिए यही काफी थी। उधर ओन क्लान को न जाने किस रास्ते से पता चल गया कि हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने बौखलाकर आखिरी चाल चल दी। उसने अपने आदमियों से लियोन लुयान का किडनैप करवा लिया और फिर मुझे फोन किया। उसकी आवाज पूरी तरह पागलों जैसी लग रही थी। यांग दे, अगर लियोन लुयान को जिंदा देखना चाहते हो तो सारे सबूत लेकर अकेले अबैंडन्ड वेयरहाउस नंबर 3 पर आ जाओ। यूएसबी ड्राइव मुझे दे दो, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके बताए हुए पते पर मैं बिना देर किए पहुंच गया। पुराने और सुनसान वेयरहाउस के अंदर उन क्लान अपने कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। लियोन लुयान के हाथ बंधे हुए थे। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? वो हंसते हुए बोला, यूएसबी ड्राइव। तभी मेरी नजर उन गुंडों पर पड़ी और मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। उनमें से कई चेहरे वही थे जिन्होंने पिछले जन्म में जेल के अंदर मुझे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया था। तभी मुझे पूरी सच्चाई समझ आ गई। ये सब कभी कोई इत्तेफाक नहीं था। पिछले जन्म में जेल के अंदर जो कुछ मेरे साथ हुआ था, वो सब ओन क्लान की सोची समझी साजिश थी। वो सिर्फ मुझे अपने जुर्म का बलि का बकरा नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं जेल में तड़प तड़प कर जीऊं या फिर कभी बाहर ही न निकल पाऊं। ये सच जानकर मेरा खून खौल उठा। मैंने यूएसबी ड्राइव उसकी तरफ फेंक दी। जैसे ही उसका ध्यान उस पर गया, मैं पूरी ताकत से लियोन लुयान की तरफ दौड़ पड़ा। अगले ही पल पूरा वेयरहाउस रणभूमि बन गया। गुंडे मुझ पर टूट पड़े, लेकिन इस बार मैं किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था। मैं लियोन लुयान को अपने पीछे बचाते हुए उनसे लड़ता रहा। धक्का मुक्की के बीच एक गुंडे ने आयरन रॉड पूरी ताकत से लियोन लुयान की तरफ फेंकी। मैंने बिना एक पल सोचे उसके सामने आकर वो वार अपने ऊपर ले लिया। मेरे कंधे से खून बहने लगा, लेकिन मैंने दर्द की परवाह नहीं की। किसी तरह उसे पकड़कर मैं वेयरहाउस से बाहर निकल आया। उधर ओन क्लान यूएसबी ड्राइव लेकर अपने आदमियों के साथ वहां से भाग गया। उसे लगा कि उसने सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं और अब उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। बाहर आते ही लियोन लुयान ने मेरा घायल कंधा देखा और गुस्से में बोली, दर्द हो रहा है ना? फिर बहादुर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, पिछले जन्म के मुकाबले ये दर्द कुछ भी नहीं है।
उसने मेरी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा, आगे से अकेले ऐसे रिस्क कभी मत लेना। मैंने बिना बहस किए सिर हिलाकर कहा, मैं वादा करता हूं। दूसरी तरफ ओन क्लान पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था। उसे लग रहा था कि सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन अस्पताल से खबर आई कि कई दिनों से कोमा में पड़े फैन युअन को आखिर होश आ गया है। होश में आते ही उसने पुलिस को साफ साफ बयान दिया, जिस इंसान ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था वो ओन क्लान था। फैन युअन की गवाही मिलते ही लॉयर चेन ने भी वो सारे सीसीटीवी फुटेज और बाकी एविडेंस पुलिस को सौंप दिए, जिन्हें लियोन लुयान पहले ही तैयार करवा चुकी थी। अब सबूत इतने मजबूत थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ओन क्लान का पूरा सच दुनिया के सामने आ चुका था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन वो घबरा गया। उसने एक कार चुराई और भागने की कोशिश की, मगर गांव वाली सड़क पर उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया और वही उसकी मौत हो गई। उसके साथ शामिल बाकी गुंडों को भी पुलिस ने एक एक करके गिरफ्तार कर लिया। किडनैपिंग, जानलेवा हमला, मारपीट और कई दूसरे क्रिमिनल केसेस में उन सबको जेल भेज दिया गया। जब मेरी अडॉप्टिव मां को ओन क्लान की मौत की खबर मिली तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाई। उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। वो दिन भर खोई खोई रहने लगी, किसी से बात तक नहीं करती थी। लगातार मिले दर्द और एक के बाद एक झटकों ने आखिरकार उन्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास करा दिया। उन्हें अपने पुराने फैसलों, अपनी बेरुखी और मेरे साथ किए गए अन्याय पर गहरा पछतावा होने लगा। अगर वक्त सच में पीछे लौट सकता तो शायद इस बार वो सब कुछ बदल देती।